ये मेरा पार्ट 2 वीडियो है जो कि हम 8 सर्कुलर्स पे हम बात कर रहे थे कि 8 सर्कुलर्स इशूड हुए हैं जीएसटी के अंदर। कुछ सर्कुलर्स पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आगे देखते हैं बाकी के सर्कुलर्स हमें क्या बताते हैं। तो हमारा नेक्स्ट सर्कुलर है क्लैरिफिकेशन ऑन आईटीसी अवेलेबिलिटी और वारंटी पीरियड, रिप्लेसमेंट, रिपेयर सर्विसेज। तो इसके अंदर हमारा पहला इशू जो है वो ये है कि क्या जीएसटी लाइबिलिटी होगी हमारी वारंटी, रिप्लेसमेंट या रिपेयर सर्विसेज के अंदर। तो इसके अंदर जो हमारा इशू कह रहा है वो ये कह रहा है कि जो हमारा ओरिजिनल इक्विपमेंट है, आजकल हम जो भी इक्विपमेंट्स आते हैं वारंटी के साथ आते हैं, तो जो वारंटी पीरियड के अंदर उसकी रिप्लेसमेंट भी होती है, उसके ऊपर सर्विसेज भी होती है, जो होती हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। तो उसके ऊपर कोई सेपरेट कंसिडरेशन यूजुअली नहीं चार्ज किया जाता। तो इसके ऊपर क्या जीएसटी लाइबिलिटी होगी, तो उस पर जो क्लैरिफिकेशन आया वो ये आया है, जो हमारा ओरिजिनल प्रोडक्ट होता है ना, उसके ऊपर हमारी उसकी जो वैल्यू होती है उसके अंदर ऑलरेडी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट पार्ट या फिर रिपेयर सर्विस जो होती है ड्यूरिंग वारंटी पीरियड वो इंक्लूडेड होती है, जिसके ऊपर जीएसटी हम ऑलरेडी पे कर चुके होते हैं। तो मैन्युफैक्चरर ने अगर हमें रिप्लेसमेंट कोई दिए है प्रोडक्ट्स की, पार्ट की, या कोई रिपेयर सर्विसेज दी है, वो भी कोई बिना पैसे चार्ज करे, तो उसके ऊपर कोई एडिशनल जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी। पर अगर कोई एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज किया गया है तो जीएसटी पेबल होगी उस अमाउंट के ऊपर। दूसरा इशू, नो रिवर्सल ऑफ इनकम टैक्स क्रेडिट। हमारा अदर जो कंसर्न रेज हुआ है कि क्या मैन्युफैक्चरर को अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा अगर हमारे को कोई वारंटी पीरियड के अंदर कोई रिप्लेसमेंट हुई है पार्ट्स की या रिपेयर सर्विसेज जो दी हैं बिना कुछ चार्ज किए। तो उसके ऊपर हमारी क्लैरिफिकेशन ये है कि जो वैल्यू ऑफ ओरिजिनल सप्लाई जो है उसके अंदर हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट पार्ट्स और रिपेयर सर्विसेज ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड इंक्लूडेड है। तो दीज सर्विसेज आर नॉट कंसिडर्ड एग्जाम्प्ट, ये एग्जाम्प्टेड सर्विसेज नहीं है, तो मैन्युफैक्चरर को अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। थर्ड इशू है कि डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रोल है इन वारंटी, रिप्लेसमेंट एंड रिपेयर सर्विसेज। ऐसे इंस्टेंसेस भी होते हैं जहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड करता है वारंटी रिलेटेड रिप्लेसमेंट पार्ट या फिर रिपेयर सर्विसेज मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे, और वो कस्टमर से कुछ भी चार्ज नहीं करता। उस केस के अंदर हमें क्लैरिफिकेशन मिली है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हमें प्रोवाइड करता है ये सर्विसेज विदाउट चार्जिंग एनी कंसिडरेशन फ्रॉम द कस्टमर, उस केस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटर को भी कोई जीएसटी पेबल नहीं है। हाउएवर अगर वो कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करता है तो उसके ऊपर जीएसटी उसको देना पड़ेगा। हमारा फोर्थ इशू क्या है, सप्लाई एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्सल बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। अगर डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस करता है पार्ट्स को वारंटी पीरियड में मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे, तो क्या क्वेश्चन ये रेज होता है कि सप्लाई जो कि बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर है, और क्या सप्लाई है, क्या हमारी नीड है इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स करने की। तो इसके ऊपर जो हमें क्लैरिफिकेशन मिला है वो ये है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेस कर रहा है पार्ट्स अपने स्टॉक में से या फिर कोई थर्ड पार्टी से परचेज करके और उसके बाद चार्ज करता है वो मैन्युफैक्चरर को उन पार्ट्स के लिए, तो जीएसटी पेबल बाय डिस्ट्रीब्यूटर होगी, और उसके बाद मैन्युफैक्चरर इसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी क्लेम कर सकता है जो कि वो अमाउंट अपना डिस्ट्रीब्यूटर को देगा, पर डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट को रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। सेकंड केस है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वेस्ट करता है रिप्लेसमेंट पार्ट्स मैन्युफैक्चरर से और मैन्युफैक्चरर ये दे देता है डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ भी चार्ज करे बिना, तो जीएसटी जो होगी कुछ भी नहीं होगी पेबल मैन्युफैक्चरर के द्वारा। एडिशनली मैन्युफैक्चरर को अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट भी रिवर्स नहीं करना पड़ेगा। हमारा थर्ड केस है, अगर डिस्ट्रीब्यूटर जो है अब रिप्लेस कर देते पार्ट्स ऑलरेडी रिसीव्ड स्टॉक में से जो कि उसने मैन्युफैक्चरर से आया है, और मैन्युफैक्चरर उसको इशू कर देता है क्रेडिट नोट फॉर द रिप्लेस्ड पार्ट्स, उस केस के अंदर मैन्युफैक्चरर अपनी टैक्स लायबिलिटी को एडजस्ट कर सकता है, पर डिस्ट्रीब्यूटर को अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उसने अवेल किया होगा रिप्लेस पार्ट के लिए उसको रिवर्स करना पड़ेगा। फिफ्थ इशू,
रिपेयर सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर अंडर वारंटी। अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटर ने रिपेयर सर्विस दी है बिना कुछ चार्ज किए एज पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर वारंटी, पर मैन्युफैक्चरर से सेपरेटली चार्ज कर दिया है, उस केस के अंदर जो हमारी क्लैरिफिकेशन कहती है कि इसके अंदर जो है ये सप्लाई ऑफ सर्विस है बाय जीएसटी, बाय डिस्ट्रीब्यूटर टू अ मैन्युफैक्चरर, नॉट टू अ कस्टमर, टू अ मैन्युफैक्चरर। तो इसके अंदर जो जीएसटी है वो पेबल होगी बाय डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर क्लेम कर सकता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। लास्ट इशू है इस केस के अंदर, इस सर्कुलर के अंदर, जीएसटी ऑन एक्सटेंडेड वारंटी। इसके अंदर जीएसटी क्या हमारी एप्लीकेबल होगी एक्सटेंडेड वारंटीज़ के अंदर? तो इसके अंदर दो क्लैरिफिकेशन है। अगर कस्टमर अग्री हो जाता है एक्सटेंडेड वारंटी के लिए एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ ओरिजिनल सप्लाई, तो जो कंसिडरेशन होगा वो गुड की वैल्यू का पार्ट होगा, तो जीएसटी उसके ऊपर अकॉर्डिंगली पे होगी। पर अगर कस्टमर एक्सटेंडेड वारंटी अग्रीमेंट ओरिजिनल प्रोडक्ट लेने के बाद करता है तो वो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो उसके ऊपर जो जीएसटी पेबल होगी वो होगी सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, जो कि मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, थर्ड पार्टी भी हो सकता है। हमारा नेक्स्ट सर्कुलर है सर्कुलर ऑन जीएसटी टीसीएस लाइबिलिटी in case of multiple ECOs in one transaction. ECO stand for e-commerce operators, okay, and TCS stands for tax collected at source. तो इसके अंदर पहला इशू ये है कि जब मल्टीपल इकोज इन्वॉल्व होते हैं और सप्लायर साइड का जो इको होता है वो ओरिजिनल सप्लायर नहीं होता, उस केस के अंदर अगर हमारे तो टैक्स लाइबिलिटी किसके ऊपर होगी? हमें ये जानना है कि इसके अंदर हमारी टैक्स लाइबिलिटी किसके ऊपर होगी। अब जहाँ पर मल्टीपल इकोज इन्वॉल्व हैं ट्रांजैक्शन के अंदर और सप्लायर साइड का इको एक्चुअल सप्लायर नहीं है, तो उस केस के अंदर जो कलेक्शन ऑफ टीसीएस है ना वो हमारी सप्लायर साइड इको की ही होगी। ठीक है, तो हमारा जो सप्लायर साइड इको है उसको टीसीएस कलेक्ट करना होगा गवर्नमेंट के अकॉर्डेंस, इस सेक्शन 52 के अकॉर्डेंस, और उसके बाद उसको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर जो बायर साइड इको है वो उसको नहीं करना टीसीएस कलेक्ट और उसको पेमेंट भी नहीं करनी गवर्नमेंट को। इशू 2, अगर मल्टीपल इकोज इन्वॉल्व हैं और सप्लायर साइड का जो इको है वो सप्लायर है, उस केस के अंदर किसकी टैक्स लाइबिलिटी होगी, कौन टीसीएस कलेक्ट करेगा? तो अगर हमारा सप्लायर साइड का इको ही एक्चुअल सप्लायर है, उस केस के अंदर हमारी टीसीएस कलेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर साइड इको की होगी और वो सेक्शन 52 के हिसाब से गवर्नमेंट को टीसीएस पे करेगा। नेक्स्ट सर्कुलर है सर्कुलर ऑन हैंडलिंग आईटीसी डिफरेंसेस इन जीएसटीआर 3B and 2A during different periods from 1 April 2019 to 31st December 2021। जो हमारा रूल 36(4) है ना CGST रूल्स का, वो अलाउ करता है रजिस्टर्ड पर्सन को कि ताकि वो आईटीसी क्लेम कर लें उन इन्वॉइसेस के लिए या फिर डेबिट नोट्स के लिए जो कि अभी तक सप्लायर ने अपने फॉर्म GSTR 1 के अंदर रिपोर्ट नहीं करे हैं, थ्रू इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू। तो इसके ऊपर जो सर्कुलर में है वो कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करी हैं फॉर डिफरेंट पीरियड्स। पीरियड 1 जो है 1 अप्रैल 2019 से 8 अक्टूबर 2019 तक का है। तो इस केस के अंदर जो हमारी जो रूल 36(4) है ना, ये हमारा रूल ही इफ़ेक्ट में आया था अक्टूबर 9, 2019 के अंदर। तो इस केस के अंदर कुछ भी हमारा आईटीसी क्लेम नहीं किया जा सकता रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा। पीरियड 2 अक्टूबर 9, 2019 टू दिसंबर 31, 2019, इस पीरियड के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन जो हैं वो अलाउड थे क्लेम करने के लिए आईटीसी अप टू 20% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट फॉर द इन्वॉइसेस और डेबिट नोट्स दैट वर नॉट रिपोर्टेड, जो कि रिपोर्ट नहीं किए गए सप्लायर्स के द्वारा इन फॉर्म GSTR 1 या फिर थ्रू IFF मतलब इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी।
फिर पीरियड है जनवरी 1 2020 टू दिसंबर 31 2020। इस पीरियड के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो क्लेम कर सकते थे अप टू 10% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट बियॉन्ड वट जितना सप्लायर्स ने नहीं करा रिपोर्ट फॉर्म GSTR 1 के अंदर या फिर IFF के थ्रू। नेक्स्ट पीरियड है जनवरी 1 2021 से दिसंबर 31 2021। इस पीरियड के अंदर जो रजिस्टर्ड पर्सन थे वो क्लेम कर सकते थे एडिशनल ऑफ 5% ऑफ द एलिजिबल क्रेडिट। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पीरियड है जो कि अभी तक चलता आ रहा है जनवरी 1 से 2022 तक, इसके अंदर इस अमेंडमेंट के अंदर या फिर इसके अंदर जो भी अमेंडमेंट्स आई हैं तो नो ITC कैन बी क्लेम्ड अनलेस दे आर रिपोर्टेड बाय द सप्लायर इन फॉर्म GSTR 1 या फिर IFF के थ्रू। मतलब कोई भी इनकम टैक्स क्रेडिट नहीं अब क्लेम किया जा सकता अगर सप्लायर ने उसकी इंफॉर्मेशन GSTR 1 के अंदर नहीं डाली है। नेक्स्ट सर्कुलर है क्लैरिफिकेशन ऑन चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट फॉर रॉन्ग अवेलिंग ऑफ IGST क्रेडिट। अगर हमारा इसके अंदर होता है अगर कोई कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट हुई है अंडर रूल 88B ऑफ दी CGST रूल्स जहाँ पर रजिस्टर्ड पर्सन ने गलत अवेल कर दिया IGST क्रेडिट, तो क्वेश्चन है तो बैलेंस ऑफ IGST क्रेडिट या फिर टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट जो अवेलेबल होगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर उसको कंसिडर किया जाएगा। तो इसके अंदर क्लैरिफिकेशन ये मिली है कि जो हमारा कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट होगा अंडर 88B रूल के अंदर उसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट जो हमारा अवेलेबल होगा ना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर उसके अंदर इंक्लूडेड है IGST, CGST और SGST। तो कोई भी इनके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट है ना उसको यूज़ किया जा सकता है फॉर द पेमेंट ऑफ IGST लायबिलिटी। नेक्स्ट है एक्सक्लूजन ऑफ कंपनसेशन सेस क्रेडिट फॉर द इंटरेस्ट कैलकुलेशन। तो इसके अंदर है क्या इस कंपनसेशन सेस क्रेडिट को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये इसके अंदर हमें क्लैरिफिकेशन मिली है नो वी कैन नॉट यूज़ द compensation cess credit for the payment of any tax under CGST, SGST और IGST, और हम इससे कोई भी अपना क्रेडिट को भी रिवर्स नहीं कर सकते इन हेड्स के अंडर। तो इस क्रेडिट को हमें कंसिडर नहीं करना फॉर रॉन्गली अवेल्ड और अनयूटिलाइज्ड IGST, CGST और SGST क्रेडिट। Thank you for watching the video. Please like if you like the video and subscribe the channel for more knowledgeable videos. Appreciate if you subscribe the channel, that will motivate me and that will give knowledge to you. Thank you.